नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए आज का ये जो आजादी दिवस है वो बस एक छुट्टी का दिन होता है। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप तो देखिए, जितने लोग भी मेरी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की वीडियो को देख रहे हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई होगी या फिर पढ़ने की शुरुआत में होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इंडिया की हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे। आज की डेट में ज्यादातर जो यूथ है ना इंडिया का, वो दिमाग वाली चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, आसान चीजों में इंटरेस्टेड है, इसमें कम दिमाग लगे, मजे में ज्यादा है। तो उनके लिए 15 अगस्त बस एक छुट्टी की तरह होता है। हाँ, बस एक दिन है। उनको यह पता होता है कि हाँ भाई, देश आजाद हुआ था, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ज्यादा डिटेल्स पता नहीं होते हैं उनको हमारी आजादी के बारे में, हमारी आजादी में कितने लोगों ने खून बहाया है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये सब चीजों का लोगों को आइडिया नहीं होता है। और आज की डेट में लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि हुआ होगा यार 70-80 साल पहले, आज की डेट में क्या ही करना है उन चीजों से। लेकिन देखिए, ये चीजें मैटर करती हैं दोस्तों। अगर 70 से 80 साल पहले भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने हमारे आजादी के साथ घूमने के लिए अपना खून बहाया है, तो हम आज भी और आगे आने वाले 100, 200, 1000 सालों के लिए उनके प्रति इंडेप्टेड रहेंगे। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये करें। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज दोस्तों ये होती है कि आप आजाद हो, और ये आजादी एट अ कॉस्ट आई है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई कीमत नहीं दी है, बट आपके पूर्वजों ने कीमत दी है। तो जो चीज आपको किसी कीमत खर्च करके मिलती है, आप उसको सही तरीके से खर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्री में लेक्चर्स अपलोड करूं तो उसकी वैल्यू नहीं, पैसे लेके अपलोड करूं वैल्यू। अगर आप मार्केट से जाके कोई ₹1,00,000 ₹2,00,000 खर्च करके चीज खरीदोगे, तो आप उसका ध्यान रखोगे, उसको ठीक से इस्तेमाल करोगे। आप कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करोगे कि वो वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ खोया है, अपना पैसा खोया है। कोई भी चीज खोई है, किसी चीज को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 6 पैक आप बनाने होते हैं, दिन रात जिम में मेहनत करता रहता है। किसी को अच्छा लॉन टेनिस खेलना होता है, उसके लिए हार्डवर्क करता रहता है। तो कोई भी चीज जब आपको मिलती है ना, वो हार्डवर्क से मिलती है। आजादी एक ऐसी चीज है जो हमें मिली हार्डवर्क से है, बट उसमें हमारा हार्डवर्क इन्वॉल्व नहीं था, हमारे पूर्वजों का था। लेकिन हार्डवर्क तो है ना, फिर वो चाहे हमारा हो या किसी और का हो। अगर हमको कोई चीज मेहनत से मिली है, तो ये मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूटिलाइजेशन करें। एटलीस्ट एज एन एथिकल सिटीजन ऑफ इंडिया हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने देश के लिए। आई होप आप मेरा मैसेज को समझ पाए हो। फिर से बहुत बहुत आजादी दिवस की शुभकामनाएं दोस्तों। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। वैसे आज न्यूज देखिए ज्यादा है नहीं, एडिटोरियल एनालिसिस में केवल एक आर्टिकल है, 2-3 आर्टिकल भाई आपके लोग आइडियोलॉजी के हैं। एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक अलग डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगे, मैंने कवर किए नहीं। ये पीएम उषा स्कीम को लेके जो इस समय पर बवाल चल रहा है, इसका एक छोटा सा रिवीजन करा दूंगा। वैसे तो 2 दिन के करंट अफेयर्स हम इसको पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ पे फिर से देख लेंगे। तो एडिटोरियल में तो एक ही आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। वजह सिंपल है भैया, कि देखिए क्या है कि थोड़े से आइडियोलॉजिकल क्लैशिंग आर्टिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल हो सकते हैं। वैसे आर्टिकल मैं अवॉइड ही करता हूं। जब भी करता भी हूं डिस्कस, तो लोग कहीं ना कहीं खफा हो जाते हैं और उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं, और एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नहीं। मेंटरशिप कोर्स के बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। फिर भाई, करंट अफेयर्स में हम लोग कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एयर पॉल्यूशन से बढ़ रहा है। ये अपने आप में दोस्तों एक खतरनाक और डिस्टरबेंस और थोड़ा परेशान करने वाली न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर डॉक्टर्स को आप पुअर क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा यहां पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डिमांड है। अब जेनरिक ड्रग्स जो कि आज तक सरकार के द्वारा मार्केट किए जा रहे थे एज वेरी एफिशिएंट ड्रग्स, उन पे ही सवाल उठ रहा है, इसको देखेंगे। मीडिया रेगुलेशंस को इन्फोर्स करना जरूरी है, मीडिया के ऊपर पेनाल्टी का क्वांटम बढ़ाना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। क्रिमिनल बिल्स के ओवरहॉल को लेके पिछले 2-3 दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक जिस्ट में क्या क्या प्रॉब्लमेटिक क्लॉज हैं इस पर्टिकुलर बिल के, उसको यहां पे डिस्कस किया गया। तो इतनी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहां पे शुरुआत करते हैं। तो भैया, पीएम उषा स्कीम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र की सरकार ने बोला था। अब ऐसा बोलना है एक्सपर्ट्स का कि केंद्र की सरकार को भी पता था कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जो कि केंद्र की सरकार की बात नहीं मानेंगे, तो उनके लिए थोड़ा पपलू देना जरूरी था। तो पपलू किस फॉर्म में लाया गया? पीएम उषा स्कीम के फॉर्म में, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने सेंट्रल स्कीम के रिस्पेक्ट में कुछ प्रोविजंस लाए। क्या प्रोविजंस है? तो देखिए, इंक्रीज्ड एक्सेस, इक्विटी और एक्सीलेंस लाने के लिए स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम में सेंट्रल फंडिंग के साथ, अगर आप देखो,
पीएम ओशा स्कीम के अंदर लगभग 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, जो कि राज्य की सरकार के द्वारा शेयर किया जाएगा। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है, 13,000 करोड़ रुपए अगर राज्य की सरकार को मिल रहे हैं तो राज्य की सरकारें मना थोड़ी ना करेंगी। क्यों मना करेंगी भाई, पैसा मिल रहा है। एग्जैक्ट क्वांटम कितना है पैसे का, 2023-24 से लेके 25-26 के बीच में 12,926.10 करोड़ रुपए, तो ऑलमोस्ट 13,000 रुपए करोड़। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एक तो स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे है, दूसरा इस स्कीम के साथ बहुत सारी कंडीशनैलिटीज इन्वॉल्व है, जैसे कि राज्यों को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो गाइडलाइंस अडॉप्ट करेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस जैसे एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाना पड़ेगा, मल्टीपल डिग्री एंट्री और एग्जिट देना पड़ेगा। अब ये सब प्रकार की चीजें बहुत से राज्य ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, पीएम उषा स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए 40% पैसे का खर्चा इन राज्यों को करना पड़ेगा। तो जो अपोजिशन राज्य हैं, जहां पे बीजेपी की पार्टी नहीं है, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब भैया अपोजिशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पीएम उषा स्कीम। और देखिए, पीएम उषा स्कीम का ही नहीं, 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई गई थी, तब से ओवरऑल ये राज्य कहीं ना कहीं ड्राफ्ट और इंप्लीमेंटेशन स्टेटस पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं। किस बेसिस पे अपोज कर रहे हैं, इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इनका ये बोलना है कि भाई एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में ना होके स्टेट लिस्ट में होना चाहिए। जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था 1975 के समय का, 1975-77, तब ओवरऑल ये स्टेट लिस्ट में ही था एजुकेशन, उसको उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। आज के राज्य बोल रहे हैं कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए। एकेडमिक स्टेक होल्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इस बात पे नाराज हैं, सीरियस कंसर्न से एग्जिट उन्होंने एक्सप्रेस किए कि भैया एंट्री और एग्जिट ऑप्शन देना लोगों को कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन सिस्टम में ड्रॉप आउट को प्रमोट कर सकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम, अब कोई पीएचडी कर रहा है, पीएचडी में साल लग जाते हैं, पैसे ज्यादा मिलते नहीं, बीच में किसी को फैमिली इमरजेंसी आ जाती है, तो वो किसी भी छोटी सी नौकरी के लिए अपनी पीएचडी को बीच में छोड़ देगा। क्या ये देश के हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम के लिए अच्छा है? ऑब्वियस सी बात है, अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार बोलती है कि हम एंट्री सिस्टम भी तो दे रहे हैं, अगर एग्जिट सिस्टम दे रहे हैं, हम ओवरऑल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं उसके एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, और उसकी स्किलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, तो बहुत से राज्य इस पीएम उषा स्कीम के एम्बिट के अंदर नहीं आना चाहते। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो केंद्र की सरकार की है, वो कहीं ना कहीं इन राज्यों के साथ डिस्कशन करके उनको कन्विंस करने की कोशिश तो देखो कर रही है। अब वो कन्विंस कर पाती है नहीं कर पाती, ये भाई आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों उसके साथ साथ मेरा मेंटरशिप कोर्स लाइव है, डेली के बेसिस पे उसकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी 3 वीडियोस जिसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, वो मैं अपलोड करूंगा। कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक का बैकलॉग है, जैसे वो खत्म होगा उसके बाद वर्ड हिस्ट्री और कुछ एथिक्स की वीडियो भी अपलोड होगी। क्या है कि मैंने उन करंट के टॉपिक को स्किप करके एथिक्स और वर्ड हिस्ट्री अपलोड करना शुरू कर दिया, तो कुछ टॉपिक्स थोड़े बैकग्राउंड में चले जाएंगे, और हर टॉपिक मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप www.harshitdwedi.com पे आके मेरा ये यूपीएससी सीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी मैंने अवेलेबल करवा दी है। जिन लोगों को लगता है कि भाई वो एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते पैसे, वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पे दे सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, पर देखिए मेरी भी मजबूरी दोस्तों, मेहनत से बनाया है, काफी लंबा समय इन सब चीजों में मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे लिए भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना थोड़ा जरूरी है, इसलिए प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है, आगे करंट अफेयर्स एनालिसिस में आ जाते हैं। यहां पे भैया कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं? टाइनी इनविजिबल 30 टाइम्स स्मॉलर देन ब्रेड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर। देखिए जो पर्टिकुलेट मैटर है, खासकर 2.5 हो गया, बहुत छोटा होता है। आपकी जो हेयर की ब्रेड्थ है ना, उससे 30 गुना छोटा होता है। और 7.5 बिलियन लोग, मतलब 750 करोड़ लोग दुनिया भर में इस पर्टिकुलर एलिमेंट के सामने वल्नरेबल है। पर्टिकुलर मैटर को 2.5 बोला था, पीएम 2.5। ओके, ये अगला पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ये बढ़ा सकता है। अब ये यार थोड़ी अलग चीज हो गई। एयर पॉल्यूशन तो हमने सुना था, हम सबको पता है कि एयर पॉल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है, जो सांस हम ले रहे हैं जिस हवा में, वो हवा गंदी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोग अलग चीज समझते थे कि भैया ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा लोगे तो जो आपके शरीर के अंदर माइक्रोब्स हैं और जो बैक्टीरिया हैं, वो दवाई के अगेंस्ट मतलब सर्वाइव कर जाएंगे। दवाई इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनइफेक्टिव हो जाएगी, तो भाई बैक्टीरिया जिंदा रहेगा चाहे दवाई भी खाते रहो। तो अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आपका इंफेक्शन खत्म नहीं होगा, आप मर जाओगे।
ठीक है, इसको आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोल रहे हो। अब एक स्टडी यहां पे ये बता रही है कि इसी पर्टिकुलेट मैटर के थ्रू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैल रहा है। भैया ये अपने आप में बड़ी खतरनाक टेंशन वाली न्यूज है। हालांकि न्यूज से पहले मैं बता दूं कि ये स्टडी प्रिलिमिनरी है, अब इसके प्रॉपर साक्ष्य प्रूफ नहीं मिले हैं, बट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि ये रियलिटी हो सकता है। यहां पे एक एनालिसिस छपी है लैंसेट प्लेनेटरी जर्नल के अंदर। इसमें यह बताया गया है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे 10% राइज होता है एयर पॉल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी 1.1% बढ़ जाता है अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में। और रिसर्चर्स लंबे समय से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर अलार्म दे रहे हैं। ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जितने लोग मलेरिया और एचआईवी एड्स से मरे हैं उनसे ज्यादा लोगों को मार चुका है, ऐसी 2019 की सर्वे बोलती है। दुनिया भर में 2019 में 1.27 मिलियन डेथ सीधे सीधे हो चुकी हैं एएमआर की वजह से, और इनडायरेक्टली 4.95 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं। मतलब इनडायरेक्ट डेथ, अब किसी को मान लीजिए हार्ट डिजीज है, कैंसर है, तो अपनी बीमारी से तो उसने लड़ लिया, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल रहा था उससे नहीं लड़ पाया। कामिनी वालिया करके सीनियर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साइंटिस्ट, इन्होंने वार्न किया था पिछले साल कि एएमआर हैज द पोटेंशियल ऑफ टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ पैंडेमिक इन द नियर फ्यूचर। आगे आने वाले समय में पैंडेमिक बन जाएगा एएमआर, और ये पैंडेमिक इन वेटिंग है। और ये पैंडेमिक इन वेटिंग लोग खुद फैला रहे हैं। कैसे? तो भैया इनजुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कभी भी कितनी भी बिना लॉजिक के हिसाब से, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स खाना, खराब सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाई बर्डन ऑफ डिजीज, पुअर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी वजह है यहाँ पे। तो हमारी जो नई एनालिसिस है, इट इज द फर्स्ट टू शो हाउ एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्लोबली। ओके, फाइंडिंग्स का यह बोलना है कि सब्सटेंशियल पॉलिसी और एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस है बाय प्रेजेंटिंग अ न्यू पाथवे टू कॉम्बैट क्लिनिकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो भैया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो क्लिनिकली फैल रहा है इसको रोकना है। इसके लिए एक नया पाथवे नहीं बनने देना है, इसके खिलाफ हमको इफेक्टिवली लड़ना है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से लड़ने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सोकिन नाम की दवाइयां खाई जाती है। ठीक है, ये एस्चेरिचिया कोली के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ई कोली बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंस है सिप्रोफ्लॉक्सोकिन की तरफ वो 8.4% से 92.9% बढ़ चुका है। तो अब अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सोकिन खा भी रहे हो तो भी आपका ई कोली बैक्टीरिया मरेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, एमडीआर टीबी, इसके खिलाफ 2 ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स अब कम इफेक्टिव हो चुके हैं। तो अगर आप ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से सफर कर रहे हो तो आपके बचने के चांसेस, मतलब आपकी रिकवरी के चांसेस 60% से कम है। तो अगर आपके 55% रिकवरी के चांसेस हैं तो 45% मरने के चांसेस हैं। समझ गए बात को? तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे ड्रग्स को, दवाइयों को हरा रहे हैं, और जब तक हमारे पास राइट ड्रग नहीं आएगा तब तक ओवरऑल एक पेशेंट पूरी तरीके से इन्फेक्शन से रिकवर करेगा, इसके चांसेस कम है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे देश के डिजीज बर्डन को बढ़ा रहा है, ये हमारे हेल्थ केयर इनिक्विटीज को बढ़ा रहा है। पेशेंट को डिलेड रिकवरी और एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन से गुजरना पड़ता है, पेशेंट्स को मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ता है, ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है जैसे कि कीमोथेरेपी, इससे उनका रिस्क बढ़ता है। पेशेंट्स को ऑफर रिकवर करना पड़ता है एडवांस मेडिकल प्रोसीजर से, अनट्रीटेबल इंफेक्शंस को सकम कर जाते हैं, वगैरह वगैरह। डाटा ये दिखाता है। अब खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि एंटीबायोटिक यूज में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो। भैया एंटीबायोटिक दबा के इस्तेमाल किया जाता, पुअर हाइजीन है, सैनिटेशन है नहीं, अवेयरनेस है नहीं। एंटीबायोटिक यूजेस की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और लोगों को ज्यादा आइडिया भी नहीं है। और कोविड-19 पैंडेमिक ने इन इश्यूज को और एक्सरबेट कर दिया है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी चीजों को भी सॉर्ट आउट करने के लिए लोग एंटीबायोटिक खरीदने लगे, डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करने लगे। देखो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स को। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक्स नहीं खाने, अगर इन्फेक्शन हुआ है सीवियर तो खाने पड़ेंगे, लेकिन वो कभी कभी खाने पड़ते हैं और उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। या तो लोगों का पेट खराब होता है, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खा लेते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो भैया हायर सर्कुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अक्रॉस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट्स न्यू ट्रांसमिशन पाथवेज। 2019 में एक स्टडी ने पाया कि इंडिया की जो रिवर्स और लेक्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर और अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स जो कि हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और हमारे रिवर्स और लेक्स में पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स की क्वांटिटी को इन रिवर्स में बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जो आप कह लो एक्वेटिक लाइफ है वो भी यहां पे इफेक्ट होगी। नई एनालिसिस ये भी बताती है कि भैया इन्वायरमेंटल डिसेमिनेशन हो रहा है किसका? एआरजीस का।
ARGs मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, पता होना चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो अगर आप देखो जैसे जैसे 1% राइज होगा PM 2.5 के पॉल्यूशन में, वैसे वैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी 0.5 से 1.9% बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन कि वो कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है। और ये लिंक धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, जो आपका इंक्रीज है वो एक्सपोनेंशियली यहां पे बढ़ता जाएगा। इंडिया जैसी और चाइना जैसी कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है उनकी मौत का रेट बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 18.2 मिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ कुड हैव बीन लॉस्ट दिस वे इन 2018 वर्ल्ड वाइड। 2018 में दुनिया भर में 18.2 मिलियन ईयर्स ऑफ जाने यहां पे लॉस्ट हो सकती थी। मतलब जो लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से नहीं मरते, मान लो आगे आने वाले समय में 50 साल और जीते, ऐसे आदमी को काउंट किया तो ऐसे टोटल साल मिला के 18.2 मिलियन ईयर्स हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है दोस्तों। और इससे इकोनॉमिक लॉस होगा $395 बिलियन का, जो कि पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है। देखिए इकोनॉमिक लॉस को एक बार को आप साइड रख लो, कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉस तो इन्वॉल्व करता है ना। हालांकि इस इकोनॉमिक लॉस को आप अपने यूपीएससी के आंसर में जरूर लिखना, क्योंकि वहां पे आपको सारे फैसेट्स को कवर करना है, ठीक है ना। पर बिल्कुल मैकेनिकली मत लिखना, एकदम इमोशनलेस वहां पे मत साउंड करना, नहीं तो एग्जामिनर सोचे कि भाई ये कैसा आदमी है। और इंटरव्यू में भी आपको एक इमोशनल टिंट के साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्स को बोलना है। फिर अगर आप देखो तो global antimicrobial resistance is driven by multiple forces. One is the effect derived from the environment, which is poorly understood in relation to antibiotic resistance. The researchers collected data from 116 countries spanning 2 decades and looked for a link between PM 2.5 levels and AMR. भैया देखो सैनिटेशन के साथ, ओके, ओवरऑल सर्विसेज, पॉपुलेशन, एजुकेशन के साथ PM 2.5 लेवल को जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मिला के देखा गया, तब प्रिलिमिनरी ये बताया जा रहा है दोस्तों, 9 पैथोजेंस को यहां पे स्टडी किया गया। ये 9 पैथोजेंस लिखे हुए हैं, आप इन 9 पैथोजेंस को पढ़ सकते हो, स्ट्रेप्टोकॉकस, निमोनिया और बहुत सारे यहां पे लिखे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ओवरऑल आपका PM 2.5 का डिसेमिनेशन एनवायरमेंट के थ्रू बढ़ेगा, आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इन पैथोजेंस को ये PM 2.5 का पर्टिकुलेट मैटर कैरी कर सकता है। और आपको पता है कि जो PM 2.5 है वो आपकी नॉस्ट्रिल्स के अंदर से, आपके मुंह के अंदर से आपके लंग्स तक पहुंच सकता है। तो इस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले पैथोजन को भी लेके वो आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपको AMR इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। वैसे देखा जाए तो साइंटिफिक एनालिसिस के हिसाब से इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपर तरीके से अभी प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अब ये थ्योरी लैंसेट के पब्लिकेशंस में छप रही है, तो कुछ ना कुछ इनिशियल प्रिलिमिनरी प्रूफ्स और एस्टिमेट्स तो यहां पे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट का हमको हिसाब दे रहे हैं। समझ गए बात को? तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। इस एनालिसिस में ये बताया गया कि जो कंट्रीब्यूशन है PM 2.5 का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक यूज से ज्यादा, मतलब जितना एंटीबायोटिक यूज से आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैलेगा। और अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैल रहा है वो एंटीबायोटिक के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से फैल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि PM 2.5 के पॉल्यूशन से ज्यादा फैलेगा। समझ गए बात को? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फूड, सॉयल, वाटर, एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्सेस सच एज एनिमल्स, सबसे फैल सकता है, लाइफ स्टेक फॉर्म से, और अब तो एयर पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स PM 2.5 से फैल रहा है। तो अपने आप में दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फैक्ट। और PM 2.5 पॉल्यूशन कितना ज्यादा रैम्पेंट है ये आपको पता है दोस्तों। अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मटेरियल को फैला रहा है तो आप समझ लो दुनिया के 730 करोड़ लोग और इंडिया की 93% आबादी एवरेज से ज्यादा PM 2.5 लेवल से एक्सपोज्ड है, और लॉन्ग टर्म में ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से लड़ने की जरूरत है, और उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है। यहाँ पे हम चाइना में से सीख सकते हैं। 2010 में चाइना ने एंटीबायोटिक सेल्स के ऊपर तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और एयर पॉल्यूशन के साथ वॉर फुटिंग पे लड़ना शुरू किया था, और 7 साल में उन्होंने अपना एयर पॉल्यूशन इतना कम कर लिया जितना US 3 डेकेड्स में नहीं कर पाया था। कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटजी इंडिया को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है, हम ये भूल जाते हैं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया के अंदर कुछ करो तो 10 लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, चाइना के अंदर कोई कहीं नहीं पहुंचता, सरकार के हिसाब से चलता है। फिर अगला, डॉक्टर्स कैन नॉट बी फोर्स टू प्रिस्क्राइब पुअर क्वालिटी ड्रग्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? नेशनल मेडिकल कमीशन की जो लेटेस्ट रेगुलेशंस है वो डॉक्टर को बोलता है कि तुम प्रेस्क्राइब करो जेनरिक ड्रग्स को। अब देखिए प्रॉब्लम ये है दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन का रेगुलेशन डॉक्टर्स को बोल रहा है जेनरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से बोल रहा है कि आप इंटरवीन करिए भैया, ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्या बोल रहा है? आप समझिए बात को, आप डॉक्टर्स को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जेनरिक ड्रग्स बेटर हैं और ब्रांडेड ड्रग्स बकवास हैं, तो आप एक काम करो, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंडिया के अंदर बैन करवा दो और केवल जेनरिक ड्रग्स इंडिया के अंदर बेचो। ऐसा यहां पे डॉक्टर्स ने बोला।
इनफैक्ट यहां पे नेशनल मेडिकल कमीशन, सॉरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह बोलना है कि डॉक्टर का काम आपका केमिस्ट से अलग है। केमिस्ट दवाइयों को बस रिकमेंड करता है, लेकिन डॉक्टर उस दवाई की एफिशिएंसी को देख के, बीमारी को देख के चीजों को रिकमेंड करता है। तो डॉक्टर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालना कि वो जेनेरिक ड्रग्स को ही प्रिस्क्राइब करे, ये बहुत ज्यादा गलत है, खासकर तब जब डॉक्टर खुद अनश्योर है जेनेरिक ड्रग्स की सूटेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, बायो अवेलेबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू आपको समझाया था। किस बेसिस पे वो ड्रग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खून में घुल रहा है और उसकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, बायोकुमुलेट हो रहा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप बायो अवेलेबिलिटी मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर शॉर्ट मिल जाएगा। भाई एक बहुत बड़ा आप कह लो क्वेरी उठाई गई है यहां पे इंडिया के डॉक्टर्स के द्वारा, और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग, कि भाई इंडिया के अंदर ओवरऑल जो भी ड्रग्स वगैरह प्रेस्क्राइब किए जाते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स उनकी एफिशिएंसी को ध्यान में रख के करते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी जेनरिक ड्रग में दम नहीं है तो फिर वो ब्रांडेड ड्रग भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इस केस में ओवरऑल डॉक्टर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालना कि आप इसी पर्टिकुलर ड्रग को प्रेस्क्राइब करो, ये भाई देखिए सही नहीं होगा और ये पेशेंट हेल्थ के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है। इंडिया के अंदर 0.1% जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको क्वालिटी के लिए टेस्ट नहीं किया गया, उनकी बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया एक पर्टिकुलर साल से पहले। इसलिए यहां पे ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से ये बोल रही कि अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर्स ब्रांडेड ड्रग्स प्रेस्क्राइब ही ना करें, केवल जेनरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करें, तो आप एक काम करो, ब्रांडेड ड्रग्स की सेल को इंडिया के अंदर बंद कर दो, इंडिया के अंदर केवल जेनरिक ड्रग्स बेचो। लेकिन डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ट्रेनिंग में लिखा हुआ होता है कि वो पेशेंट्स को उन दवाइयों के बारे में बताएंगे जो ज्यादा बेटर हैं। तो आप डॉक्टर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते कि वो जेनरिक ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ब्रांडेड नहीं करेंगे। एक डॉक्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेगा। जरूरी नहीं है कि हर केस में डॉक्टर बिका हुआ हो, वो पैसों के लिए ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा हो। कुछ केसेस में सच में उसको ऐसा लग सकता है कि जेनरिक ड्रग बेटर नहीं है, बेटर है कि ब्रांडेड ड्रग लिए जाए। अब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों में डॉक्टर्स के साथ, डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर आगे, ऐसी टू कंसीडर गिविंग मोर बाइट टू मीडिया रेगुलेशन सजेस्ट रेजिंग पेनल्टी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यह बोला है कि जो सिर्फ 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है ना टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, जो कि अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जब भी वो लाइव होते हैं। आपको पता है मीडिया आउटलेट्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ओवरऑल अपने कंटेंट को बेच के। अब यहां पे क्या है, एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। इन्होंने यह बोला कि 2008 में ऐसे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन को यह नोटिस इशू करके बोला है कि यार सिर्फ 1 लाख रुपए फाइन लगाने देने से ये पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हिल नहीं रहे हैं। टीआरपी की गेम में करोड़ों रुपए का गेम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक धमाका करके एक कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी। मूवी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास लगी, लेकिन उसमें वो जो रघुबीर महता होता है वो ओवरऑल रैंसम मांग रहा होता है। तो शायद 19 लाख यानी 21 लाख रुपए की वो रैंसम मांगता है, और वो पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुरंत 21 लाख रुपए देता है। मतलब उनके लिए 21 लाख 22 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। टीआरपी का गेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करोड़ों का गेम है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ये गेम है। तो इस रिस्पेक्ट में फ्री स्पीच को सामने लेके आना जरूरी है। मीडिया क्या करती है कि भैया देखिए कानून में क्या लिखा है कि अनटिल अनलेस प्रूवन गिल्टी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनोसेंट है। लेकिन हमारा मीडिया कुछ इस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि वो गिल्टी पहले बना देता है, वो अनटिल प्रूवन गिल्टी वाला क्लॉज ही हटा देता है कोर्ट जस्टिस सिस्टम का, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने यहां पे देखा है। तो इसीलिए यहां पे एनबीडीए के रिस्पेक्ट, तो ये जो एनबीडीए है, एनबीडीए को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई अगर तुम 1 लाख के फाइन की धमकी दोगे इन न्यूज चैनल्स को, तो कौन सा चैनल मोटिवेटेड होगा। चैनल्स का प्रॉफिट इतना करोड़ों में होता है कि 1 लाख का फाइन तो वो ऐसे ही भर देंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि हमें मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं करनी है, लेकिन जो भी फाइन मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है वो एटलीस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए। 1 लाख का फाइन 15 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, 15 साल पहले ही 1 लाइन का फाइन इनफ नहीं था, और आज की डेट में तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो कहीं इस 1 लाख के फाइन को आप थोड़ा सा चेंज करो, कम से कम ऐसा फाइन तो लेके आओ जो कि ओवरऑल अगर डाला जाए इन मीडिया चैनल्स के ऊपर तो अगली बार ये गलती करने से पहले, एथिकल कंडक्ट को छोड़ने से पहले कुछ तो सोचें। तो ये बात यहां पे बोली जा रही है सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा।
और फाइनली द न्यू बिल्स टू ओवरहॉल क्रिमिनल लॉस, इसमें मैं कट द क्रैप करके सीधे सीधे पहुंचूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लमेटिक चीजें क्या, बिल के प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं, उतना ही इनफ है। सेडिशन लॉ को क्या हटा दिया गया है, तो भैया अमित शाह जी ने लोकसभा में ये बोला कि जो सेक्शन 124 ए था आईपीसी का, उसको यहां पे हटा दिया गया, लेकिन उसके बजाय एक सेक्शन 150 लेके आया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में उस स्पीच, राइटिंग और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को टारगेट किया जाएगा जो कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को और सबवर्सिव एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, सबवर्सिव एक्टिविटीज ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बिल्कुल क्लियर है नहीं, तो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर सरकार द्वारा मैंडेटेड कोई भी सबवर्सिव एक्टिविटी को टारगेट किया जा सकता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को टारगेट किया जा सकता है। देखिए, एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सबवर्सिव एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, तो क्या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में सरकार के अगेंस्ट दिया हुआ कोई पॉलिटिकल अपोजिशन भी ऑफेंस में काउंट हो जाएगा? ये सब चीजों को लेकर कल की डेट में सरकार लोगों को टारगेट कर सकती है। तो क्या रीड करता है ये सेक्शन 150? Whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by any signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial means or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity or integrity of India or indulges in commits in such acts shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment which may be extended to 7 years or shall be liable to fine। ठीक है ना? तो पहले अगर आप देखो ओवरऑल दोस्तों, तो सेडिशन के लिए जो इल्जाम था वो 3 साल का था या लाइफ इंप्रिजनमेंट का था? अब लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है ही, और उस 3 साल को बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। तो सेडिशन को दूसरे प्रकार से सेक्शन 150 के टर्म्स में सामने रखा गया है, और इसके लिए जो सजा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो बहुत सारे अपोजिशनिस्ट ये बोल रहे हैं कि नाम के लिए सेडिशन हटाया गया, इनफैक्ट इसको इनडायरेक्टली और क्रूल बना दिया गया। फिर भाई अगर आप भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 की बात करें तो ये 22 सेक्शंस के प्रोविजंस को रिपील करता है, 175 को अमेंड करता है, इसमें टोटल 356 प्रोविजंस हैं। गैंग रेप को यहां पे पनिश किया जाएगा 20 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ। रेप ऑफ अ माइनर में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। बहुत सारे ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग में जो मैक्सिमम सजा है उसको कैपिटल पनिशमेंट यहां पे रख दिया गया है, पहले ये सजा 7 साल हुआ करती थी। ठीक है ना? फिर आगे क्या यहां पे बोला जा रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिड और बाय डिसीटफुल मींस, किसी को ये बोला कि तुमको प्रमोशन दे दूंगा, किसी को ये बोला कि तुमको नौकरी लगवा दूंगा और बाद में लगवाया नहीं, तो इस कंटेक्स्ट में भाई उसको यहां पे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। समझ गए? क्योंकि ओवरऑल जब आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया तुम्हारे लिए कर दूंगा और उसके बाद उसकी मर्जी के साथ उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस किए, तो उस कंटेक्स्ट में उसको आप रेप तो नहीं बोल सकते हो ना। बट हाँ, 10 साल की सजा तब भी हो जाएगी क्योंकि डिसीटफुल सेक्स यहां पे हो रहा है। फिर अगर आप देखो तो क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो तो भाई ओवरऑल आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हो, लेकिन आपने बताया आप किसी और पर्टिकुलर धर्म के हो, और एक लड़की के साथ बोला कि शादी करेंगे, चलो सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं, और जब शादी करने की बात आई तब लड़की को पता चला धर्म कुछ और ही था, और उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो ऐसे केसेस में भी 10 साल की सजा है। तो बहुत सारी चीजें यहां पे इंक्लूड की गई हैं। फिर मैरिटल रेप को यहां से फिर से एक्सेप्शन दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना? जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 63 का, जो कि रेप के ऑफेंसेस में एक्सेप्शन बताता है, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ प्रोवाइडेड द वाइफ इज नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको आप मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं मान, मतलब मैरिटल रेप एक्चुअली में अभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताया जा रहा है। इस स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से मैरिटल रेप को परमिशन नहीं दी जा रही है। मतलब एक पर्टिकुलर वाइफ अगर, मतलब एक पर्टिकुलर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशंस करता है, वाइफ की उम्र 18 साल से ज्यादा, उसके बाद भी वाइफ जाके बोलती है मेरा रेप हुआ है, तो उसको मानना नहीं जाएगा। जबकि अलग अलग कोर्ट्स, खासकर हाई कोर्ट्स इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मैरिटल रेप को इंडिया के अंदर लीगल वैलिडिटी देनी जरूरी। सरकार बोल रहा है कि नहीं भाई, इंडिया का सोशल फैब्रिक टूट जाएगा, लोगों का शादी पर से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि कल की डेट में अगर शादी नहीं चली, देखिए जरूरी है, आदमी कोई दूध के धुले नहीं है, वो औरतों के साथ अत्याचार करते हैं, बट किसी कंटेक्स्ट में अगर कोई एक लेडी, शादीशुदा लेडी बस बोल भर देती है जाके कोर्ट में कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है, तो कहां साबित करते फिरोगे भाई कि हाँ भाई नहीं हुआ है? तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर एक बैड इंटेंट के साथ इस पर्टिकुलर लॉ को लेडी इस्तेमाल करती है, तो वो लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज्यादा फेवर में चला जाएगा और आदमी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इस बेसिस पे सोशल फैब्रिक टूटेगा, सरकार ये बोल रही है। फिर अगर आप देखो 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो मतलब पहले क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन स्थापित करता है तो एडल्ट्री का क्राइम होता था, पुलिस पहुंच जाती थी उसको पकड़ने के लिए, अब पुलिस नहीं पहुंच सकती। हालांकि वो क्राइम अभी भी अनएथिकल है,
हस्बैंड या फिर वाइफ एक दूसरे के ऊपर अभी भी इल्जाम यहां पे लगा सकते हैं। फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में जो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को डिक्रिमिनलाइज किया गया था और सेम सेक्स रिश्तों को वरीयता दे दी गई थी, उसको यहां पे क्रिमिनलाइज नहीं किया सरकार ने नए लॉ में। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे इंडियन पिनल कोड की, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 लाया गया, जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, उसके 9 प्रोविजंस को रिपील करेगा, टोटल 160 प्रोविजंस में चेंजेस करेगा, 533 टोटल सेक्शन है।